Hello beta, this is your 7th chapter and name is Understanding Marginalization। तो बेटे ये जो चैप्टर है ये आपकी पॉलिटिकल का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इससे पहले हम अपने 5 चैप्टर कर चुके हैं हमारी फर्स्ट टर्म के अंदर, ठीक है। अब सेकंड टर्म में हमारे पास ये जो चैप्टर है 6 हमारा सिलेबस में नहीं है, तो हम 7 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका जितना भी जो काम हुआ है, ठीक है, इससे पहले जो हमारी बुक चल रही थी, कौन सी बुक चल रही थी, ज्योग्राफी। तो उसके बाद यानी कि हमारे जो 5th चैप्टर था, ठीक है, इंडस्ट्री के बाद हमने शुरू किया था अपना नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर। तो हमारा जो 6th चैप्टर है बेटा ह्यूमन रिसोर्सेज, वो चैप्टर भी आपका क्या है, आपकी सिलेबस में नहीं है। तो जितना हो चुका है उसको वहीं छोड़ दो और उसके बाद एक पेज को लेफ्ट करो, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ये हेडिंग डाल देना है पॉलिटिकल, ठीक है। अगर आपने इसकी अलग नोटबुक बना रखी है तो वहाँ पर ही करो इसको, पॉलिटिकल की बुक में, ठीक है। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 और नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो होता है समझ, कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी समझ है। और कौन सी समझ, एक मार्जिनलाइजेशन को हमने समझना है कि भाई एक इसका मीनिंग जो प्रॉपर अगर हम कहें तो वो होता है हाशिए की ओर, ठीक है। किसी चीज़ को दरकिनार कर देना, जैसे ही बिल्कुल ही स्टार्टिंग में बताया गया है व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। तो अब सोशली मार्जिनलाइज्ड कैसे किया जा सकता है? अगर हम सोशल क्या होता है, जो हमारा समाज होता है, हम अपनी सोसाइटी की अगर बात करते हैं उसमें से किस तरह से मार्जिनलाइजेशन होता है, तो वो देख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं टू बी मार्जिनलाइज्ड, टू बी is to be forced to occupy the site or fringes and thus not be at the center of things। तो बेटा ये बात हो रही है कि भाई जिसको किनारे की ओर धकेल दिया गया हो, ठीक है, उसको किनारे की ओर कर दिया गया, उसको सेंटर में ना रखा गया हो जिन चीज़ों को। तो बेटे बात अगर हम करें ना सोसाइटी की, ठीक है, सोसाइटी में कुछ जो हमारी एक तरह से मान लो कम्युनिटी है, कुछ है मेजॉरिटी में, कुछ है माइनॉरिटी में। कुछ माइनॉरिटी में जैसे SC ST हैं, तो बेटे इन सोसाइटी को हमने हमेशा ही कभी चांस ही नहीं दिया अपने आप को प्रूव करने का, हमेशा इनको पीछे ही रखा है। तो इस तरह से इन सोसाइटी का हमने क्या किया है, मार्जिनलाइजेशन किया है। तो मार्जिनलाइजेशन में आगे हम पढ़ रहे हैं, This is something that some of you have probably experienced in classroom or playground। ऐसा मार्जिनलाइजेशन आपने कई बार खुद भी फील किया होगा, कभी आपने क्लासरूम में या प्लेग्राउंड में। इफ़ यू आर नॉट लाइक मोस्ट पीपल इन योर क्लास, दैट इज़ इफ़ यू टेस्ट इन म्यूज़िक और फिल्म डिफरेंट। अगर हम बात करें किसी बच्चे की, तुम्हारी क्लास की अगर हम बात करें, बाकी बच्चों से किसी एक बच्चे के जो टेस्ट होते हैं वो अलग होते हैं, उसकी जो पसंद है नापसंद है वो दूसरों के साथ मैच नहीं करती है, या भाई उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर गेम है जो दूसरों को पसंद नहीं है, या भाई ऐसा जो लेस चैटी मतलब कम बोलता है। तो ऐसे बच्चों का दूसरे बच्चे क्या करते हैं बेटा, मार्जिनलाइजेशन कर देते हैं, उसको अपने से थोड़ा सा दूर करके रखते हैं। तो इस तरह से उस बच्चे का वहाँ क्या हो रहा है, इस तरह से आप समझेंगे इस वर्ड को, मार्जिनलाइजेशन को। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट स्पोर्ट होते हैं, यानी कि अलग अलग गेम में अलग अलग बच्चों की रुचि होती है। बहुत सारे बच्चे एक गेम को खेलना पसंद करते हैं, लेकिन एक आधा बच्चा ऐसा होता है जो उस गेम को पसंद नहीं करता। तो बाकी बच्चे उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको एक तरह से किनारे की ओर कर देते हैं। उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, ड्रेस डिफरेंटली, यानी कि उसका जो ड्रेसिंग सेंस है, उसका जो पहनावा है वो दूसरों से अलग होता है, तो वो उसको अपने जैसा समझते ही नहीं, ठीक है। तो वो भी उसको क्या कर देते हैं, मतलब अपने से अलग रखते हैं, मार्जिनलाइजेशन उसका कर देते हैं। तो ये चीज़ें कई बार होती हैं, तो फिर वो ऐसा महसूस करने लगते हैं कि भाई उनका जो बिहेवियर है, ठीक है, वो लोग दूसरों को जैसा है ही नहीं, या दूसरे लोग उसको पसंद ही नहीं करते, ठीक है। एक तरह से ये क्या है, मार्जिनलाइजेशन की परिभाषा होती है। एज द क्लासरूम इन द सोशल environment to group of people of communities में the experience being excluded। बेटा इसी तरह से जैसे क्लास में देखा, इसी तरह हमारी सोसाइटी में भी जो इन्वायरमेंट होता है
वहाँ पर भी कुछ मार्जिनलाइजेशन होता है, लोगों को फील होता है। तो बेटे किस तरह का होता है, तो वो एक तरह से जो कुछ लोग हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, या भाई डिफरेंट जो कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप हैं, या फिर जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, जो मेजॉरिटी ग्रुप से अलग हैं, तो ऐसे लोग भी अपने आप को कई बार सोसाइटी के अंदर मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो डरते हैं, किससे, मेजॉरिटी से डरते हैं कि भाई कल को कुछ गलत ना हो जाए, भाई ये लोग तो हमें पहले ही अपने आसपास नहीं रखते, तो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इस तरह से एक तरह से उसके उन लोगों के अंदर डर बना रहता है। और इस तरह से जो ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी होती हैं बेटे हमारी सोसाइटी के अंदर, ये क्या करती हैं, ये एबल नहीं होती असर्ट देयर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा पाती। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस, वाई more powerful and dominant section of society who own land are wealthy, better educated and politically powerful। यानी कि इसमें कहा गया है जो लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, वो किससे मतलब किससे डरी रहती है, जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, जो मेजॉरिटी में होते हैं, जो दूसरों को डोमिनेंट करके रखते हैं, दबा के रखते हैं, जो वेल्दी लोग हैं, बेटर जिनके पास एजुकेशन है, और जो पॉलिटिकली भी काफ़ी पावरफुल हैं। तो ऐसे लोगों से ये जो कम्युनिटी है काफ़ी डरी रहती है इनका, क्योंकि मार्जिनलाइजेशन होता रहता है। ऐसे लोग इन लोगों का क्या करते हैं, मार्जिनलाइजेशन करते हैं। थस मार्जिनलाइजेशन इज सेल्डम एक्सपीरियंस्ड इन वन स्फेयर, यानी कि कहा गया है कि ये जो मार्जिनलाइजेशन है किसी एक जो स्फेयर यानी एक दायरे में नहीं होता। ये किस तरह से होता है, यानी कि इसका दायरा काफ़ी बड़ा है, जैसे इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारी की सारी कुछ हद तक सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर मार्जिनलाइजेशन इनमें देखा जा सकता है। तो अगर हम इसमें बात करेंगे इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर की अगर बात करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू कम्युनिटीज़ दैट आर कंसिडर्ड, जो ऐसी कम्युनिटी को हम पढ़ेंगे जो कंसिडर की गई हैं क्या, सोशल मार्जिनलाइज्ड, जिनको हमने सोशली मार्जिनलाइज कर रखा है अपने इंडिया के अंदर। ठीक है बेटा, तो यानी कि ये वही कम्युनिटी हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम में नहीं है। ठीक है, हम ट्राइबल की अगर हम बात करें, देखो ये जो ट्राइब्स की एक स्टोरी दी गई है, ये स्टोरी आपने रीड करनी है, तो पहले मैं रीड कर देती हूँ, बाकी आप कर देना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा जो पेज नंबर है, कौन सा पेज नंबर है ये देख लेना आपका। ठीक है, तो यहाँ पेज नंबर 81, तो यहाँ है आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन। हम अपनी पहली कम्युनिटी को लेकर चल रहे हैं जो हमारी है आदिवासी। ठीक है बेटा, आदिवासी से आप समझते हो जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट डिवेलर जिनको हम बोलते हैं। एन आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, यहाँ पर हम एक आदिवासी फैमिली की बात कर रहे हैं, कहाँ पर रह रही है ये, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर इन बच्चों के नाम दिए हैं बेटा सोमा और हेलन। आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड ऑन टीवी देयर ग्रैंडफादर। देखो पहली पिक्चर में आप भी देख रहे हो, टीवी चल रहा है सामने, परेड दिखाई दे रही है रिपब्लिक डे पे, जो हमारे देश के अंदर परेड होती है बेटा, उसको जो लाइव टेलीकास्ट होता है टीवी में, वो ये देख रही हैं। तो ये दोनों कह रही हैं कि दादू ये जो लोग हैं ये हमेशा आदिवासियों को डांस करते ही क्यों दिखाते हैं। तो इनके दादू यानी कि इनके जो दादाजी हैं वो बैठे हैं, तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि द लाइफ्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, जो आदिवासियों की लाइफ होती है वो बहुत रिच, एक संपन्न जीवन वो जीते हैं। मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं। उनको क्या दिखाया जाता है कि आदिवासी डांस करें, तो क्या सोचते हैं वो, बस इन लोगों को तो डांस ही आता है और कुछ आता ही नहीं। तो इनके दादाजी बताते हैं कि भाई इनकी लाइफ बहुत रिच है, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता क्योंकि उनको दिखाया ही नहीं जाता। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस, उन्होंने कहा हाँ, यानी कि ये लोगों क्या हैं, ये लोग हैं आदिवासी की, हाँ ये बात सच है, ये डांस करते ही हुए ही हमें दिखा रहे हैं, तो हमें और बातों का कैसे लोगों को पता चलेगा। तो फिर ये जो दादू हैं ये कुछ सोचने लगते हैं, तो कहते हैं जब मैं यंग था, हमारा जो गांव था वो उड़ीसा में था, बहुत ही सुंदर था, वी गोट एवरीथिंग,
हम हर चीज़ को ले लेते थे, हमें हर चीज़ प्राप्त हो जाती थी। वी नीड फ्रॉम द लैंड एंड फॉरेस्ट अराउंड अस। जो हमारे आसपास की ज़मीन होती थी, जो हमारे जंगल होते थे, जितनी भी ज़रूरतें होती हमारी वो सारी पूरी हो जाती थी। वी वी इन टर्न रिस्पेक्टेड द लैंड, द फॉरेस्ट, द रिवर। तो कहते और हम जंगलों में रहते थे, हम रिस्पेक्ट करते थे हर चीज़ की, चाहे वो ज़मीन थी, हमारे जंगल थे, हमारी रिवर्स थी। हम बहुत खुश थे वहाँ पर। सडनली लेकिन अचानक क्या हुआ, वी वर टोल्ड, हमें बताया गया जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे नॉट अवर्स, हमारे नहीं हैं। फॉरेस्ट ऑफिशियल, जो फॉरेस्ट के अफसर जो थे एंड जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो कट डाउन करने लगे बहुत सारे पेड़ों को। लार्ज पार्ट जो जंगलों का साफ किया जाने लग गया था। इफ़ वर प्रोटेस्टेड, अगर हमने जब प्रोटेस्ट किया, दे बीट अस, उन्होंने हमें मारा, वो मारते थे। एंड देन टुक अस टू कोर्ट, और हमें कोर्ट में ले गए। वेयर वी डिडंट हैव आवर लॉयर एंड कुडंट फाइट आवर केस। बोले ना ही तो हमें हमारा कोई वकील मिला और ना ही हम अपना केस लड़ पाए, क्योंकि बेटा ये इतने एजुकेटेड नहीं थे, इनको समझ नहीं थी कोर्ट्स की। देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, तो फिर ये लड़की पूछती है तो आपने सर्वाइव कैसे किया, कैसे, मतलब सब कुछ आप कोर्ट में आपको ले जाया गया, आप लोगों को उसकी नॉलेज नहीं थी, तो आपने कैसे अपनी ज़िंदगी में सर्वाइव किया, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे, क्या हुआ उस टाइम। तो मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव, तो दादू बोलते हैं कि हमें फोर्स किया गया छोड़ने के लिए होम एंड फाइंड सीजनल वर्क इन नियर बाई टाउन। हमें अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और हमें जो भी सीजनल काम करने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जो भी हमें काम मिलता। क्योंकि बेटा एक जगह से जब लोग निकलेंगे दूसरी जगह जाएंगे, डेफिनेटली उनको काम की ज़रूरत पड़ेगी। अब इन्होंने देखा कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कोई फैक्ट्री है, वहीं पर बेचारे काम करने लग गए। फिर ये आगे बताते हैं, देन द कंपनी वालास, ये जो कंपनी वाले थे वो आए और उन्होंने कहा कि आयरन ओर है कहाँ पर, अवर लैंड, जिस लैंड पे, जिस एरिया में हम रह रहे थे उसके नीचे क्या दबा हुआ है, आयरन ओर, मिनरल्स पाए जाएंगे। दे वांटेड टू माइन इट, और वो उनको खोद के निकालना चाहते थे। दे प्रोमिस्ड जॉब एंड मनी इफ़ वी सोल्ड अवर लैंड टू देम, तो उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी जो मतलब लैंड है उनको बेच दें तो वो हमें क्या देंगे, हमें पैसे देंगे। ठीक है। सम विलेजर्स वर एक्साइटेड, कुछ लोगों ने बेच दी, काफ़ी लोगों ने सोचा कि भाई ठीक है, इससे तो हमें पैसे मिलेंगे, जॉब भी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं बेची। ठीक है। तो अब उनको क्या किया गया, उनके साथ मार पिटाई की गई। ठीक है। ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब, कुछ लोगों को कुछ टाइम के लिए जॉब दी गई, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन को सेल नहीं किया। तो उनके साथ बहुत ही बुरा हाल हुआ, उनको मारा पीटा गया। ठीक है। और उनसे उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया। ठीक है। जो उनके फॉरेस्ट थे फोर्सफुली उनसे सेल करवा दी गई, उनके थम जो प्रिंट थे वो लगवा दिए गए, अंगूठे के निशान ले लिए गए पेपर्स के ऊपर। अब सपोर्ट ऑफ द अथॉरिटीज़ आवर होल्ड इन लाइफ वेनिस्ड ओवरनाइट, इस तरह से क्या हो गई, एक तरह से इनकी ज़िंदगी वेनिश ख़त्म हो गई थी, यानी कि उनकी ज़मीनों से भी वो अपने हाथ धो बैठे। ओ दादू एंड अवर लैंड वॉट, और उसने कहा कि फिर हमारी ज़मीन के साथ क्या हुआ। फिर इसने बताया कि 30 एकड़ जो ज़मीन थी उसके लिए हमें कम ही अमाउंट मिला, थोड़ा सा अमाउंट दिया गया कॉन्ट्रैक्टर ने हमें, और फिर हम वहाँ से चल निकले। और मैंने तो मुड़कर कभी भी अपने किसी फ्रेंड को भी नहीं देखा। फिर ये बताता है कि हम शहर में आ गए, हम सिटी में आने के बाद यहाँ पर रहने लग गए, तो भाई अब कुछ साधन तो था ही नहीं कमाई का। तो इन्होंने कहा कि भाई हम एक छोटे से रेंट के रूम, एक कमरे वाले घर में रहने लग गए, और हम अपनी ज़िंदगी को मिस करने लगे। हमारे मतलब जो जंगलों में हमारे खुले खुले घर थे, मतलब पूरा एरिया था, बिल्कुल केयर फ्री होकर हम वहाँ पर रहते थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही कंजस्टेड जो जगह मिली हमें, हम उन चीज़ों को काफ़ी याद करते थे। फिर इसने कहा कि तुम्हारे फादर को जॉब मिल गई दिल्ली के अंदर, और फिर हम क्या आ गए, दिल्ली में आ गए, और यहाँ पर जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम एक हमने स्पेंड किया। और उसके बाद फिर ये कहती है कि हाँ इसीलिए तो भाई तुम्हें हम स्कूल में भी हम लेट ही एडमिशन करा पाए थे। तो फिर ये लड़की कहती है हाँ, ये भी लड़की अपनी बातों को याद करती है कि भाई स्कूल में हमारे साथ किस तरह से जो बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे, हम संथाली लैंग्वेज बोलते थे, हमें हिंदी नहीं आती थी। लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या हो गई हैं, इनके काफ़ी सारे फ्रेंड भी मिल गए हैं, घुल मिल गई हैं ये बच्चों में।
तो आई विश कुड हैव शोन माई फ्रेंड आवर विलेज, ये सोचती है काश मैं अपने विलेज को डिस्ट्रॉय होने से पहले अपने फ्रेंड्स को दिखा पाती। तो ये कहते हैं इनके दादाजी, यू कैन स्टिल टेल देम अबाउट आवर विलेज, तुम अब भी उनको बता सकती हो, काफ़ी कुछ उनको समझा सकती हो। तो फिर ये कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने विलेज के लिए एक मूवी बनाऊंगी, एक स्टोरी लिखूंगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक की स्टोरी आप कर लेना। तो आपने देखा किस तरह से इन लोगों का मार्जिनलाइजेशन हुआ और किस तरह से इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा मतलब जैसे काफ़ी सारा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में और फिर इन्होंने अपने आप को सेटल भी कर लिया। ओके बेटा।